बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये आपका जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे ये है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से कि इसमें से आपके कोई क्वेश्चन आ जाते हैं डेफिनेटली, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन आए चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन आए। यहाँ पर मैंने ये चूंकि ये टॉपिक हमारा पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये आपके पास अवेलेबल होगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं जो आपके पास्ट पेपर्स में आए हैं अभी तक। कंपेयर टेस्टिंग एंड डिबगिंग ये मैंने आपको करवा दिया था। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा चंद मिनट्स में चंद सेंटेंसेस में रिवाइज कर रहा हूँ। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, इसके नाम से हमें समझ आ रही है, जिस तरह से ये ग्लास होता है ना ट्रांसपेरेंट, हमें सिस्टम के अंदर सारा कुछ हम देखते हैं, ठीक है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में। और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम सिस्टम का हमें नहीं पता होता, हम सिर्फ उसकी इनपुट्स और आउटपुट्स को देखते हैं। इनपुट प्रोवाइड करेंगे और उसकी आउटपुट चेक करेंगे। अगर तो इनपुट हमने अगर सही इनपुट दी और आउटपुट सही आ गई तो हम कहेंगे सिस्टम इज ओके। और व्हाइट बॉक्स में हमने सारा सिस्टम चेक करना होता है, उसकी डेवलपमेंट, उसकी कोडिंग। उसके बाद आ गया एडहॉक एंड एक्सेप्टेंस। इसको हम आज देखते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वेंशनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग, इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह। सिस्टम टेस्टिंग मैंने आपको पढ़ा दिया, इसमें बेशुमार टाइप्स थी। यूनिट टेस्टिंग था पहले, ठीक है। यूनिट क्या होता है? हमारे सिस्टम के जिस तरह से ह्यूमंस है उसमें बेशुमार बॉडी पार्ट्स हैं, तो हर बॉडी पार्ट को हम एक यूनिट कहेंगे। इसी तरह सॉफ्टवेयर में कई एक यूनिट्स होते हैं, तो एक एक यूनिट का टेस्ट करना वो यूनिट टेस्टिंग कहलाएगा। उसके बाद इसी में सिस्टम टेस्टिंग में अगला उसका पार्ट था इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद आपको एक और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, 4 इसकी टाइप्स थी टेस्टिंग की, वो करवाई थी। उसके बाद रिग्रेशन टेस्ट है, ये गालिबन अभी नहीं पढ़ा। और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ये चूंकि पहले भी हो गया व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स में, ये उसी क्वेश्चन की तरह से ही है, लेकिन यहां पर उसने पूछ लिया है कि इज कॉल्ड द एंड यूजर पर्सपेक्टिव। अब एंड यूजर पर्सपेक्टिव क्यों इसे कहा जाता है? क्योंकि जो एंड यूजर होता है उसे नहीं पता सिस्टम के इंटरनल मामला का कि उसकी कोडिंग में क्या इश्यू है क्या नहीं है। सॉफ्टवेयर को यूज करना है वो एंड यूजर है। अब एंड यूजर को नहीं पता, अगर फर्ज करें मैं बाइक यूज करता हूं, आप बाइक गाड़ी यूज करते हैं, तो हमें उसके इंटरनल मामला का नहीं पता कि इसका कार्बोरेटर कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या फॉल्ट है या और उसके मामला। हमने क्या करना है? हमने सिर्फ उसको उसका इग्निशन ऑन करना है, उसके यानी कि ऑन करेंगे उसको और उसकी किक मारेंगे उसको। अगर गाड़ी की बात कर रहे हैं, हमने उसको स्टार्ट करने की कोशिश करनी है, अगर स्टार्ट हो जाती है तो हमारे हिसाब से गाड़ी ठीक है। इसलिए इसको एंड यूजर पर्सपेक्टिव कहा जाता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को यूजर क्या करेगा? इनपुट देगा। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर है, ठीक है, वो कैलकुलेटर में इनपुट देगा और उसकी आउटपुट चेक करेगा। अगर तो ठीक है देन इट इज ओके। इसलिए इसको हम एंड यूजर पर्सपेक्टिव कहते हैं। तो ये हमारे वो वाले क्वेश्चंस थे जो कि हमने इनमें से कुछ डिस्कस कर ली हैं, कुछ हमारे अभी रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, कल हम टेस्टिंग का जो नया उसमें टाइप्स देख रहे थे, उसमें हमने एडहॉक टेस्टिंग को थोड़ा डिस्कस कल कर लिया था। और उसके साथ जो ये पास्ट पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, जो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं वो हम देख रहे थे। तो एडहॉक के साथ जो टॉपिक उसने मिलाया था वो था एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एडहॉक हमने देखा था ये प्री प्लान्ड टेस्ट नहीं होते, ठीक है। इसमें अनएक्सपेक्टेडली हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं और उसमें हमारे पास कोई ना तो प्लानिंग होती है और ना ही हमारे पास कोई एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं कि हमने इन रिजल्ट्स को मैच करना है, ठीक है। अदरवाइज किसी भी चीज को टेस्ट करने के हमारे पास कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, पैरामीटर होता है कि अगर इसको टेस्ट किया ऐसा आ गया। हम नॉर्मल मेडिकल फील्ड में भी कोई टेस्ट करवाते हैं, शुगर का या ब्लड प्रेशर का कोई भी टेस्ट हम कर लें तो उसकी एक्सेप्टेबल रेंज दी होती है कि अगर यहाँ तक टेस्ट आएगा, उसकी रिपोर्ट आएगी तो देन इट इज ओके, अदरवाइज देयर मे बी सम प्रॉब्लम। इसी तरह से यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर में भी हम टेस्टिंग के लिए हमारे पास सम टाइम को एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं,
लेकिन एडहॉक में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अच्छा एडहॉक के बाद था एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसके नाम से आपको क्या समझ आ रही है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इससे क्या मुराद होगी? कबूल करना। अब कबूल, सॉफ्टवेयर बना, रिक्वेस्ट आई, सॉफ्टवेयर बन गया, एक्सेप्ट कौन करेगा सॉफ्टवेयर को? बिल्कुल, तो कस्टमर हमारे सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट करता है, यानी कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी सॉफ्टवेयर जब हम कस्टमर को हैंडओवर करते हैं, उसकी एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करते हैं, उस वक्त जो टेस्ट लिया जाता है उसको हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहते हैं। लेकिन जब हम इसको डिटेल में देखते हैं तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की कुछ टाइप्स भी निकल आती हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेयर अ सिस्टम इज टेस्टेड फॉर एक्सेप्टेबिलिटी, कि कस्टमर उसको एक्सेप्ट करता है, वो एक्सेप्ट होने के काबिल है या नहीं। ठीक है, द पर्पज ऑफ दिस टेस्ट इज टू एवेल्युएट द सिस्टम कंप्लायंस with the business requirements, or you can say customers requirements, and assess whether it is acceptable for delivery। बात समझ आई? हम सिस्टम की फंक्शनैलिटीज हमारी एक साइड पे है और दूसरी तरफ हमारे पास सेट ऑफ यूजर रिक्वायरमेंट्स हैं, ये फंक्शनैलिटीज हैं सिस्टम की। हम चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शनैलिटीज और रिक्वायरमेंट्स आपस में कंपैटिबल हैं कि यूजर इसको एक्सेप्ट कर सके। सर एडहॉक में भी तो देखिए हमको एट द एंड हम थोड़ा सा टाइम लगता है। भी टाइप में टेस्टिंग के अलावा हम कुछ नहीं कर रहे, और अल्टीमेटली जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है वो यूजर के पास जाएगा भी, अल्टीमेटली यूजर ने उसको यूज करना है। लेकिन हर एक एनवायरनमेंट, पर्पस और किस वजह से हम टेस्ट कर रहे हैं उसकी बेस पे उसकी टाइप चेंज हो जाती है। ठीक है, एडहॉक एक खास हमारे पास सिचुएशन होगी जहां पर हम एडहॉक टेस्ट करेंगे। सम टाइम लाजमी नहीं है कि टाइम ही कम है तब हम एडहॉक करें। सम टाइम क्वालिटी एश्योरेंस वाले या आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो सिर्फ रैंडमली छापा मारने के लिए भी टेस्ट कर सकता है एडहॉक टेस्ट, कि मैं देखूं मेरी टीम काम कैसा कर रही है। ठीक है, सम टाइम वो कल आपको सिनेरियो एक बता दिया था कि 1 घंटा रह गया है डिलीवरी में सॉफ्टवेयर की, तो उसको हमने टेस्ट कर लिया। तो वो सिनेरियो, उसकी नेचर, उसके पर्सपेक्टिव, उसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। बात समझ आई? तो यहां पर कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। ये जो टेस्ट होंगे ये खास तौर पे यूजर को सॉफ्टवेयर डिलीवर करने के वक्त हम टेस्ट करेंगे, और इसकी फिर कुछ टाइप्स हैं, इसकी भी आगे टाइप्स हैं। चलें जी, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब इसके इंटरनल और एक्सटर्नल से भी हमें समझ आ रही है। इंटरनल क्या होगा? इंटरनल टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम। एक्सटर्नल जो क्लाइंट आपके, अभी आप सेकंड सेमेस्टर में हैं, जो आपसे एक सेमेस्टर सीनियर हैं, उनका प्रोजेक्ट शुरू हो चुका हुआ है। प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट को वैल्यूएट करने के लिए, या अगर आगे चलते हैं आप थीसिस की बात करने, एमएस आप करते हैं, तो इस तरह के जहां पर प्रोजेक्ट बनाना हो या थीसिस करना हो, वहां पे थीसिस या प्रोजेक्ट की एक इंटरनल वैल्यूएशन होती है। इंटरनल में कौन कौन इन्वॉल्व होता है? उस कैंपस के, उस यूनिवर्सिटी के, उस इंस्टीट्यूट के अपने टीचर्स, इंस्टीट्यूट के अंदर वाले। एक्सटर्नल में क्या होता है? आउटसाइड जो पर्सन्स हैं, टीचर्स हैं, वैल्यूएटर्स हैं, वो वैल्यूएट करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे है। ठीक है, बार बार आपको रिवाइज इसलिए करता हूं ताकि आपका एक ट्रेंड, आपकी एक हैबिट बन जाए। अगर आपको इंटरनल और एक्सटर्नल के सादा से मीनिंग का पता है ना, तो आपको इंटरनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और एक्सटर्नल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को समझने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। ठीक है, इंटरनल कौन करता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अपने लोग। एक्सटर्नल कौन करता है? जो कि डेवलपमेंट टीम का पार्ट नहीं है। इंटरनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, दिस टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आल्सो नोन एज अल्फा टेस्टिंग। आपने सुना होगा अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग। अदरवाइज आपने बीटा सॉफ्टवेयर रिलीज लाजमी सुना होगा। सॉफ्टवेयर की एक बीटा रिलीज आती है। ठीक है,
अच्छा, जो बीटा रिलीज होगी उसमें एरर्स यूजुअली आ सकते हैं, आते हैं। बीटा रिलीज जो जिसने रिलीज किया है सॉफ्टवेयर, उसने इसी टैग के साथ रिलीज किया है कि दिस सॉफ्टवेयर माइट हैव एरर्स। ठीक है, तो बहरहाल इसको इंटरनल को अल्फा टेस्टिंग कहा जाता है। इज परफॉर्म्ड बाय मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम दैट डेवलप द सॉफ्टवेयर बट हु आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोजेक्ट। अब बनाने वाला मैं हूं, ये हम 3 लोग बनाने वाले हैं, बाकी सारे को टेस्टिंग करने वाले हैं, कोई मार्केटिंग वाले हैं, कोई फिनांस के हैं, तो हम तीनों के अलावा कोई टेस्ट करेगा, लेकिन होगा हमारे बिजनेस का, हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम का पार्ट होगा। ये कॉलेज है, यहाँ पर कुछ टीचर्स हैं, वो भी सिस्टम का पार्ट है, कुछ यहाँ पे वो मैनेजर बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, कुछ स्वीपर हैं, वो सारे सिस्टम का पार्ट हैं। बात समझ आई? तो जिसने डेवलप किया डायरेक्टली वो नहीं करेगा, उसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस का बंदा हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, वो टेस्ट करेगा। यूजुअली इट इज द मेंबर ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सेल्स एंड और कस्टमर सपोर्ट। वो डेवलपमेंट टीम का पार्ट नहीं होते, किसी और डिपार्टमेंट के होते हैं, लेकिन हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम का हिस्सा होते हैं। मतलब यह कि हमारे जो कंपनी है उसका हिस्सा होते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, कॉमर्स डिपार्टमेंट है, इंग्लिश डिपार्टमेंट है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसको अब कॉमर्स वाले, इंग्लिश वाले, मैथ्स वाले उसको वैल्यूएट कर रहे हैं। बात समझ आई? इंटरनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सटर्नल, दिस टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड बाय पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ही नहीं है। दैट डेवलप द सॉफ्टवेयर, किसी भी तरह से पार्ट नहीं है, ना तो वो डेवलपमेंट टीम का हिस्सा है, ना वो फिनांस वाले हैं, ना वो मार्केटिंग वाले हैं, ना ही वो कस्टमर सपोर्ट के बंदे हैं, वो हमारी कंपनी से बाहर के लोग हैं। ये एक्सटर्नल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। उसके बाद है कस्टमर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब ये इसके नाम से जाहिर है कि ये डायरेक्टली कस्टमर वैल्यूएट करेगा। This type of acceptance testing is performed by the customer of the organization that developed the software. They are the ones who asked the organization to develop the software. उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई थी, उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाने की रिक्वेस्ट की हुई थी, या उन्होंने पे करना है, तो वो उसको वैल्यूएट करते हैं। बेटा क्यों नहीं कर सकते? देखिए ना, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, अल्टीमेटली मैंने यूज करना है उसको। मैंने एक सॉफ्टवेयर रिक्वेस्ट किया, आपने की, वेबसाइट एक बनवाई, कोई सिस्टम बनाया, आपने उसको यूज तो करना है ना। ठीक है, मेरा मेडिकल स्टोर है, आपने का सॉफ्टवेयर बना दिया। हाँ, तो आप कैसे चेक करेंगे जी? मैं बताता हूँ। कल हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स। आपको कोड का नहीं पता, आपको जिस भी लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसका नहीं पता, आपको SQL का नहीं पता, ठीक है, आपको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं, आप कैसे करेंगे चेक? आपने उसमें देखना है कि इसके मॉड्यूल्स सही काम कर रहे हैं। मेडिकल स्टोर है ना आपका, आप उस पर सर्च करेंगे, कोई मेडिसिन का नाम लिखेंगे, अगर वो सर्च हो रही है, आप उसमें से कोई रिसीट बना देंगे, कोई आपने मेडिसिन सेल आउट कर दी, उसकी रसीद बन रही है, आपके स्टॉक में से वो मेडिसिन कम हो रही है, आपके पास यही मैकेनिज्म है। इसी को हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं कि यूजर सिर्फ इनपुट देगा और उसकी आउटपुट चेक करेगा। अगर मेडिसिन आपने सेल की है, उसकी वो रसीद जनरेट हो रही है, और आपके स्टॉक में से मेडिसिन कम हो रही है, आपका स्टॉक मैनेज हो रहा है, सो दैट वी कैन से सॉफ्टवेयर इज वर्किंग प्रॉपरली। तो कस्टमर के पास कोई टेक्निकल नॉलेज वाकई नहीं होता, लेकिन वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, इसीलिए वो प्रीवियस एक क्वेश्चन भी था कि व्हाई वी से ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एज यूजर पर्सपेक्टिव, इस तरह से क्वेश्चन था, कल हमने देखा था। ठीक है, वो सेम उसका आंसर यही है कि कस्टमर के पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लेकिन वो इनपुट्स देगा और आउटपुट्स चेक करेगा। अगर तो आउटपुट अकॉर्डिंग टू डिजायर आ गई, एक्सेप्टेड, जो एक्सपेक्टेड है, तो तब हम कहेंगे कि दैट सॉफ्टवेयर इज वर्किंग फाइन। चलें, कस्टमर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बाद है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये एक और, दिस टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आल्सो नोन एज बीटा टेस्टिंग। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। सम टाइम ऐसा होता है कि जो कस्टमर है और जो यूजर है वो सेम ही होता है। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, कॉलेज की वेबसाइट बनवाई जफर साहब ने, कस्टमर कौन है? प्रिंसिपल जफर साहब।
यूजर्स कौन है? पब्लिक जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं, पेरेंट्स जो अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स जो कि उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो कस्टमर वो है, यूजर्स आप लोग हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि कस्टमर और यूजर सेम होते हैं, सम टाइम ऐसा नहीं भी होता। ठीक है, अगर मैंने पर्सनल सिस्टम बनवाया, पर्सनल वेबसाइट बनवाई, तो उसका यूजर मैं भी हूं, पब्लिक भी हो सकती है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस कस्टमर के अलावा यूजर एक और डोमेन, एक और एंटिटी होती है, एक और लोग होते हैं, या बहुत सारे लोग हो सकते हैं। अब कॉलेज की एग्जांपल में आप देख लें, स्टूडेंट एक एंटिटी है जो उसको यूज करेगी, पेरेंट्स भी यूज करते हैं सिस्टम को। ठीक है, पब्लिक वैसे ही एडमिशन ओपन है नहीं ओपन, पब्लिक भी यूज करते हैं, बेशुमार एंटिटीज हैं जो यूज करेंगी। इसको बीटा टेस्टिंग भी कहते हैं। बीटा टेस्टिंग में आमतौर पे क्या होता है, सॉफ्टवेयर बकायदा रिलीज हो जाता है बट विद द टैग ऑफ बीटा रिलीज। बीटा रिलीज का मतलब क्या है? जिस तरह से आपने देखा होगा गाड़ियों के पीछे सम टाइम में आपको सिग्नल बताता हूं, ट्रैफिक कुछ रूल्स भी देख लेते हैं। अगर दोनों इंडिकेटर्स चल रहे हों, लेफ्ट और राइट वाला, जिसे हम पार्किंग लाइट्स भी कहते हैं, जो ड्राइविंग जिन्होंने थोड़ी जो करते हैं फीमेल्स को शायद आइडिया ना हो, अगर पार्किंग लाइट है इट मींस कि जो ड्राइवर है वो निचोर नहीं है या फिर उसे रास्ते का पता नहीं है, थोड़ा सा इंडिकेशन होती है ना। ठीक है, आप उसको आपने अवॉइड करना है। ठीक है, समटाइम गाड़ी के पीछे ये साइन बना होता है, बट इट मींस कि ये ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी है, यहाँ पे कोई माइट बी पॉसिबल कि कोई लर्नर बैठा हो, उससे भी गलती के चांसेस हैं। तो बीटा रिलीज के इनहेरेंट मीनिंग ये होती है कि इसमें गलतियां हो सकती हैं, एरर्स हो सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर उसको रिलीज किया जाता है। सम टाइम लिमिटेड लोग उसको टेस्ट करते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स, ना तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम का हिस्सा होते हैं, ठीक है, ना वो यूजर्स हैं, वो जो कस्टमर्स हैं, वो एक्चुअली जो यूजर जिन्होंने यूज करना है ना, या तो ओपनली यूजर्स के लिए वो रिलीज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कॉलेज का ही सिस्टम है तो वो बन के आ गया, तो एक क्लास को कह दिया, आईटी जो मोस्ट सीनियर आईटी की क्लास है उसको कहा जिसको यूज करें। ठीक है, अब वो रिलीज हो चुका हुआ है, लेकिन सिर्फ एक क्लास के स्टूडेंट यूज कर रहे हैं, उसको उसमें से गलतियां ढूंढ रहे हैं। कोई 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना चलेगा, अगर उसमें कोई मिस्टेक्स होंगी वो रिपोर्ट की जाएंगी, वो करेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वेंशनल वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग। कन्वेंशनल की जगह पे हम ट्रेडिशनल भी कह सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड भी कह सकते हैं। तो जिस तरह से प्रोग्रामिंग की 2 मेजर अप्रोचेज हैं, एक है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, तो उसी तरह से चूंकि अप्रोच डिफरेंट है तो उसके कई एक इश्यूज भी डिफरेंट वेज में डील होंगे, टेस्टिंग भी डिफरेंट होगी, थोड़े डिफरेंसेस होंगे। बहुत सारी चीजें कॉमन भी हो सकती हैं, लेकिन देयर मस्ट बी सम डिफरेंसेस। तो कन्वेंशनल, तो जो अब तक हम टेस्टिंग पढ़ते आ रहे हैं वो कन्वेंशनल ही है, ट्रेडिशनल टेस्टिंग। अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग इज initiated with the review of models analysis and design। these models की बजाय these को आप इसको यहां पे ना ही रीड करें, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन होता है उसके डिजाइन में भी डिफरेंस होगा। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के डिजाइन में वो कुछ और तरह से बनेगा, मैं आपको समझाता हूं। चलें जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग इज इनिशिएटेड विद द रिव्यू ऑफ मॉडल एनालिसिस एंड डिजाइन। ठीक है, अब जाहिर बात है जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है उसका डिजाइन और तरह से बनेगा। डिजाइन क्या होता है, मॉडल क्या होते हैं? मॉडल ये होते हैं कि जिस तरह से हम रियल लाइफ में घर का नक्शा बनवाते हैं, इसी तरह से सॉफ्टवेयर का भी एक नक्शा होता है। वेबसाइट की बात कर लें, उसका भी एक आर्किटेक्चर होगा। ठीक है, वेबसाइट्स में या वेब सिस्टम्स में हम ये डिफाइन करते हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं, ये हम
एक्सपोज करते हैं कि हमारे वेब सिस्टम्स के कितने मॉड्यूल्स होंगे या कितनी टीयर्स होंगी। क्लाइंट एक टीयर है, सर्वर है, सर्वर में फिर बेशुमार सर्वर के सब सिस्टम्स हो सकते हैं, एप्लीकेशन सर्वर हो सकता है, डीबी सर्वर हो सकता है, सो ऑन, बेशुमार सर्वर के सब सिस्टम्स हो सकते हैं। तो ये उसका डिजाइन है, उस डिजाइन में भी डिफरेंसेस होंगे, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के उस टेक्निक के डिजाइन में डिफरेंसेस होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉडल एनालिसिस और डिजाइन से। वंस कोड हैज बीन जनरेटेड, जब कोड लिखा जा चुका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग बिगिंस इन द स्मॉल। वो जैसे हमने सिस्टम टेस्टिंग देखी थी, वो कहां से शुरू हुई थी? यूनिट से। वहां पर यूनिट एक मॉड्यूल होता है, यहां पर यूनिट क्या है? यहां पर यूनिट एक क्लास है। वहां पर यूनिट क्या था? एक मॉड्यूल था। यहां पर यूनिट क्या है? क्लास, ठीक है जी। तो हम स्मॉल स्केल पे टेस्टिंग शुरू करेंगे। स्मॉल स्केल क्या है? क्लास। A series of tests are designed that exercise class operations and examine whether errors exist as one class collaborates with other classes. क्लास दूसरी क्लास से कैसे कोलैबोरेट करती है? How class can collaborate to other class? Inheritance, हाँ ये भी एक कोलैबोरेशन का मेथड है। एक क्लास दूसरी को इनहेरिट कर लेती है। जो इनहेरिटेड क्लास है उसको हम डिराइव क्लास बोलते हैं। इसके अलावा भी कोलैबोरेशन हो सकती है। वो तो बेटा इनहेरिटेंस को ही आपने दूसरा कह दिया ना, आपकी मैसेज पासिंग, ठीक है, फंक्शन कॉलिंग, ठीक है जी। तो कोलैबोरेट जब क्लास दूसरी क्लास से करेगी तो वहां पर हम देखेंगे कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही उसकी कोलैबोरेशन में। और कन्वेंशनल में क्या होता था? हम यूनिट टेस्टिंग के बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग पे आते थे। यहां पर क्लास टेस्टिंग के बाद कोलैबोरेशन टेस्टिंग होगी, ठीक है। एज क्लासेस आर इंटीग्रेटेड टू फॉर्म अ सब सिस्टम, थ्रेड बेस्ड, यूज बेस्ड एंड क्लस्टर टेस्टिंग अलॉन्ग विद फॉल्ट बेस्ड अप्रोचेज आर अप्लाइड टू फुली एक्सरसाइज कोलैबोरेटिंग क्लासेस। तो हम उसको थ्रेड बेस्ड, चूंकि कॉन्सेप्ट आ जाता है थ्रेड का, जिस तरह से ये क्लास मैंने बताई, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया, वो एक ऑब्जेक्ट असल में एक थ्रेड क्रिएट हो गया। ओएस भी आपने पढ़ा होगा, ओएस में एक प्रोसेस के कई सब प्रोसेस, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज थ्रेड्स। तो एक क्लास के कई ऑब्जेक्ट उसी सेंस में बन जाते हैं। तो फिर कई तरह की टेस्टिंग है, थ्रेड बेस्ड टेस्टिंग है, यूज बेस्ड है, क्लस्टर बेस्ड टेस्टिंग है आपकी। फाइनली यूज केसेस, use cases are used to uncover errors at the software validation level. use cases पढ़े होंगे आपने, UML पढ़ रहे हैं कि पढ़ चुके हैं? यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। चलें, यूज केसेस बेटा ये हम आमतौर पे सॉफ्टवेयर की जो फंक्शनैलिटी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए आमतौर पे यूज केसेस यूज करते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए जो उसके यूजर्स हैं, कोई एक यूजर है, जैसे स्टूडेंट है किसी सिस्टम का यूजर, उस यूजर ने इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है या क्या क्या वो परफॉर्म कर सकता है, कॉल्ड यूज केसेस। एक तरफ तो ये यूजर बेस्ड फंक्शनैलिटी डिस्क्राइब करता है, दूसरी तरफ सिस्टम की ओवरऑल फंक्शनैलिटी भी हम बताते हैं, ठीक है। तीसरी तरफ सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स भी इससे हम मैच्योर कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट्स को भी हम गैदर कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो एंड पे कह रहा है यूज केसेस को हम उनकी बेस पे एरर्स अनकवर करते हैं। अच्छा, ये तो थोड़ी डिस्कशन हो गई। अब हम इसका कन्वेंशनल का और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग का थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं टेबुलर फॉर्म में। एक और बात ध्यान रखें कि जब भी आपको कंपैरिजन का क्वेश्चन है तो उसका बेस्ट जो अप्रोच होती है वो ये मेथड है कि आप उसको टेबुलर फॉर्म में कंपेयर करें, बजाय इसके कि दो पैराग्राफ आप एक टेक्निक के लिख दें, दो पैराग्राफ दूसरी के लिख दें। इससे पेज नहीं बढ़ता बेटा, पेज भरे या ना भरे,
पेज भरना हमारा पर्पस नहीं है। अगर आपका पर्पस पेज भरना हो तो उसमें ये चीज है कि मैं आपको बता देता हूँ। आप एप्लीकेशन लेके जाते हैं प्रिंसिपल के पास, ठीक है, एप्लीकेशन आपकी 10 पेजेस की है या 1 पेज की है, आप वर्बली जाके बताते हैं सर मुझे फी में कंसेशन चाहिए, आपने 7 वर्ड्स बोले, प्रिंसिपल को बात समझ आ गई, वो एप्लीकेशन को पढ़े थारोली या ना पढ़े, बात कन्वे हो गई। अगर आपने पेज ही भरना है ना, तो सबसे पहले जब आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में उसको लिख दें, 2-3 डिफरेंसेस बता दें, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जितने उसके नंबर हैं। आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, सिर्फ 2 मीट्रिक की बेस पे आप कंपेयर कर देंगे ना तो इट इज इनफ, ठीक है। तो अगर आपने पेज ही भरना तो ये लिखने के बाद आप 2-3 पैराग्राफ लिख दें, आपकी मर्जी है। अगर वो 5 नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन है तो पहले ये टेबल बनाए, फिर 2-3 पैराग्राफ लिख दें आप। बात समझ आई? देखें, जब हमने किसी भी 2 चीजों को कंपेयर करना होता है ना, तो हम उसमें क्या तरीकाकार इख्तियार करते हैं। आपने 2 स्टूडेंट्स को कंपेयर करना है, आप कहेंगे कि जी ये स्टूडेंट ए है, ये स्टूडेंट बी है, इसके मैट्रिक के मार्क्स इसके 75% हैं, इसके 80% हैं, इसके इंटर के मार्क्स 81% हैं, इसके इंटर के मार्क्स 78% हैं, ठीक है, इसकी राइटिंग गुड है, इसकी बेस्ट है, इसकी स्पीकिंग पावर ये है, इसकी ये है, एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, ये टेबुलर फॉर्म में जब किसी को आप डाटा प्रेजेंट करेंगे, कंपैरिजन प्रेजेंट करेंगे, वो उसको विद इन लिमिटेड टाइम समझ जाएगा। अगर आप 10 पैराग्राफ लिखे होंगे तो कोई बॉदर भी नहीं करेगा कि उसको मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं या उसको डिटेल से देखूं। मैं आपको जो एक बेस्ट अप्रोच है वो बताई है, आगे आपकी मर्जी, आपकी किस्मत। चलें, कन्वेंशनल टेस्टिंग कौन सी है? जो हमारी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को यूज करते हैं, आप टेस्टिंग करते हैं। दिस टेस्टिंग अप्रोच इज यूज फॉर सॉफ्टवेयर। हाँ, आप क्वेश्चन आपको आता है, आप ये आंसर लिख सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। दिस टेस्टिंग अप्रोच इज यूज फॉर सॉफ्टवेयर दैट इज बिल्ट यूजिंग ट्रेडिशनल मॉडल्स लाइक वाटरफॉल, स्पाइरल, आइटरेटिव, जो हमने पढ़े हैं अभी तक। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दिस टेस्टिंग अप्रोच इज यूज फॉर सॉफ्टवेयर दैट इज बिल्ट यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट एंड इट्स मेथोडोलॉजी। और अभी तक जो हमारा कोर्स है ना, वो हम इसी के राउंड में डिस्कस कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नहीं है, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं पढ़ रहे, वो उसमें कॉन्सेप्ट्स डिफर कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन आ गया वह आपको पेपर में, बेसिक यूनिट ऑफ टेस्टिंग इज प्रोसीजर, फंक्शन और मेथड, वेयर एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ टेस्टिंग इज क्लास, ठीक है। टॉप डाउन और बॉटम अप इंटीग्रेशन इज पॉसिबल, कहां पे? स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में, कन्वेंशनल में, ट्रेडिशनल में, जबकि यहां पर क्लासेस में ऑर्डर है ही नहीं। क्लासेस ऑब्जेक्ट्स आपके एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मैसेज पासिंग करते हैं, बट देयर इज नो ऑर्डर, ठीक है। तो ये आपका एक और क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद है रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग मुझे शक पड़ता है कि हमने रिग्रेशन टेस्टिंग, ईच टाइम a new module is added as part of integration testing the software changes। जब भी कोई नया मॉड्यूल ऐड होगा सॉफ्टवेयर में तो डेफिनेटली हमारा सॉफ्टवेयर चेंज कर गया ओवरऑल, ठीक है। जिस तरह से फर्ज करें कोई क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम है, कोई भी एक टीम है स्पोर्ट्स की, उनमें कोई नया प्लेयर एक आ जाता है ना, टीम का सारा कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है। बात समझ आई? तो नए कॉम्बिनेशन के साथ प्ले करना सम टाइम उसमें कुछ टाइम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो इसी तरह से सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जब नया मॉड्यूल आता है तो पॉसिबल है कि वो नया मॉड्यूल आने के बाद नया मॉड्यूल सेपरेट भी सही काम कर रहा था, बाकी सारा सॉफ्टवेयर सेपरेट सही काम कर रहा था, लेकिन जब उनको इकट्ठा मिलाया गया तो उनमें कोई प्रॉब्लम्स आ गई। एक बंदे का ओ नेगेटिव ब्लड है, दूसरे का भी ओ नेगेटिव है, उसको ब्लड चाहिए, तो उसका क्रॉस मैच करते हैं, आप उसकी कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। हालांकि वो बंदा भी चंगा भला सेहतमंद है, ये भी सेहतमंद है, या अगर इसको प्रॉब्लम कोई है, भी डेफिशिएंसी है ब्लड की,
लेकिन इसके बावजूद भी क्रॉस मैच करते हैं ब्लड को। क्यों? कहीं ये ना हो कि जब उसका ब्लड इसकी बॉडी में जाए तो आपस में उसकी कंपैटिबिलिटी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना बन जाए, कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना आ जाए। इसी तरह से यहाँ पर सॉफ्टवेयर में भी ऐसा हो सकता है कि अकेला मॉड्यूल सही चल रहा था, जो सॉफ्टवेयर बन चुका है वो भी सही चल रहा है, लेकिन उस मॉड्यूल को जब इसके साथ इंटीग्रेट किया तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। न्यू डाटा फ्लो पाथ्स आर एस्टैब्लिश्ड, न्यू आईओ में अकर एंड न्यू कंट्रोल लॉजिक इज इन्वॉल्व्ड। कंट्रोल लॉजिक वही इफ कंडीशन, ठीक है जी। न्यू पाथ, बेशुमार पाथ वो फ्लोज के आपके बन जाते हैं। आईओ इनपुट आउटपुट। These changes may cause problems with functions that previously worked flawlessly. जो पहले बगैर किसी प्रॉब्लम के काम कर रहे थे अब उनमें फ्लॉ आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग, चूंकि इसका ताल्लुक इंटीग्रेशन के साथ है, कई मॉड्यूल्स को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में बात को समझना है। रिग्रेशन टेस्टिंग इज द री-एग्जीक्यूशन ऑफ सम सबसेट ऑफ टेस्ट। सारे टेस्ट नहीं, कुछ टेस्टिंग आप करेंगे, सारी टेस्टिंग नहीं करेंगे। सबसेट ऑफ टेस्ट से मुराद क्या है कि टेस्टों में से कुछ टेस्ट आप परफॉर्म करेंगे दैट हैव ऑलरेडी बीन कंडक्टेड। क्यों करेंगे आप परफॉर्म? टू एंश्योर दैट चेंजेस हैव नॉट प्रोपोगेटेड अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट्स। जो नया मॉड्यूल आया, जो नई चेंजिंग्स हुई, उन चेंजिंग्स की बेस पे ओवरऑल सॉफ्टवेयर में कोई अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट नहीं आए, कोई एरर्स नहीं आए, तो इस टेस्टिंग को क्या कहते हैं? रिग्रेशन टेस्टिंग। सादा से अल्फाज में जब हम कोड में चेंजिंग करते हैं, कोई नया मॉड्यूल ऐड करें या नया कोड ऐड करें, हम अपने सॉफ्टवेयर को दोबारा से चेक करते हैं, सिर्फ ये चेक करने के लिए, ये देखने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि हमारे सॉफ्टवेयर में ओवरऑल कोई प्रॉब्लम तो नहीं बन गई। ठीक है। Regression testing helps to ensure that changes do not introduce unintended behavior or additional errors. ठीक है बेटा, यहां तक आपके शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो गए हैं।